नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां केदार चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है केदार चौक पर दोनों व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी बाइक सवार अपराधी पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हाजीपुर लालगंज पथ को जाम कर बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। केदार चौक पर अपराधियों ने गोली मारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर दोनों व्यक्ति बैठे थे, जिनको निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी तस्वीर सामने आई है, जहां पर देखिए बाइक पर सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं लोगों में घटना को लेकर के आक्रोश है। कहाँ जा रहे थे, कैसे गोली मारा, पूरा बात आराम से बात बताओ ना। कौन सी काम करते हैं? दुकाने पर मार दिया। वैशाली में 2 लोगों की हत्या के बाद बवाल मचा है। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोग पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शव को लेकर जाने लगे, जिससे पुलिस ने रोका तो हंगामा करने लगे। काफी देर तक एक बहसबाजी चलती रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक हत्याकांड की मुख्य वजह का पता नहीं चल पाया है। कि 2 पक्षों के बीच में पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था। उसी में एक पक्ष आज नापी करने के लिए आया था और दूसरा पक्ष के द्वारा उसको रोका गया। तो प्रथम पक्ष जो नापी के लिए आया था, वो अपने साथ कुछ अपराध कर्मियों को भी साथ लेके आए थे और उन्हीं में से एक के द्वारा और जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहना है कि 2-4 और भी लोग थे, उनके द्वारा फायरिंग किया गया और जिससे घटनास्थल पे पुलिस को 2 खोखा अभी तक बरामद हुआ है तथा जो अपराध कर्मी हैं और जो दूसरा पक्ष, जो प्रथम पक्ष जो नापी के लिए आया हुआ, उसको स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी संरक्षण दिए जाने की बात अभी तक सामने आई है। गया में भूमि विवाद फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पूरे मामले की गहनता से जांच की। पुलिस ने 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। एसएसपी के अनुसार भूमि विवाद में फायरिंग हुई थी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग करते कुछ लोग देखे जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो पुलिस ने 14 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, उस पर मामले की जांच की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस फायरिंग में एक की गिरफ्तारी हुई है और देखिए कैसे गोली चलाता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है। 2 शख्स आपको नजर आ रहे होंगे। पत्थरबाजी भी यहाँ पर हो रही है। जमीन विवाद का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर दोनों गुट आपस में भिड़े हुए हैं। गोलियां चलाई जा रही है। जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच में, जो कि दोनों पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उनके बीच में आपस में विवाद उत्पन्न हुआ था और जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इस मामले में एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी तुरंत कल ही किया गया है। इस मामले में कुल 14 लोगों को के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जमुई से बड़ी खबर है, जहां 3 लोग के अपहरण का मामला सामने आया है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार तीनों दुकान से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने तीनों को अगवा कर लिया। परिवार को फोन पर अपराधियों ने धमकी भी दी है। फिलहाल लक्ष्मीपुर थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चौक पर छोटा मोटा किराना दुकान है। दुकान रोज सुबह 6 बजे 8 बजे खुलता है और शाम 7 बजे बंद करके घर कर्रा जाता है। वही लड़ुम्बा चौक से
जाने के क्रम में एक पहाड़ी है छोटा सा, वही पहाड़ी के करीब से उनको किडनैप तीनों को कर लिया गया है, मोटरसाइकिल सहित। एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों सवार था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। दरअसल पटना की बेऊर जेल में बंद एक अपराधी ने मुजफ्फरपुर के एक व्यवसायी से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। वही पैसा एक महिला के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी ने बताया कि व्यवसायी धमकी से डरकर 25,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया। पुलिस के अनुसार जिस कैदी का पूरे मामले में नाम सामने आया है वो भी इससे पहले भी कई बार रंगदारी को लेकर लोगों को कॉल कर चुका है। ये बेऊर जेल में बंद एक कन्विक्टेड पर्सन ने फ़ोन किया था, जो पहले शास्त्री नगर एरिया में लगातार 2014-15 में बड़ी बड़ी घटनाएं कारित कर चुका है। उस व्यक्ति के द्वारा जब रंगदारी मांगी गई थी, जो 25,000 रुपये उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, उस पैसे को भी इसी महिला के अकाउंट में किया गया था। और इस महिला ने जब वो व्यक्ति कोर्ट में पेशी में जाता था, उस दौरान में वो 25,000 रुपये उसको दिया गया। तो अभी तक में इस घटना का सफल उद्भेदन के बाद में 2 व्यक्तियों का रोल आया है, जिनमें से एक ये महिला है वनीता देवी और दूसरा बंदी है जो कैदी है जो बेऊर जेल में बंद है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मां के सामने बेटी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। घटना 4 महीने पहले की है, लेकिन गैंगरेप के बाद बदमाशों ने परिवार को इतना डरा दिया था कि पीड़ित परिवार ने अब तक मुंह बंद रखा। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है। जब बाजार से मां बेटी घर लौट रही थी तो रास्ते में चाकू की नोक पर 2 युवकों ने मां बेटी को उठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर मां के हाथ पैर बांध दिए और दोनों युवकों ने उसकी बेटी के साथ रेप किया। पीड़ितों ने जब इसकी शिकायत थाने में कर दी चाही तो गांव के दबंगों ने बदमाशों का पक्ष लिया। कहा कि फैसला पंचायत में होगा, लेकिन पंचायत में पीड़ित परिवार को मुंह बंद कर रखने का दबाव बनाकर केस मुकदमा करने से रोक दिया और थाना जाने पर गांव से निकालने की धमकी दी गई, जिसके बाद 4 महीने तक पीड़ित मां बेटी घर में कैद रही और अब जाकर अहियापुर थाने में केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी में रेप के 2 आरोपी सहित गांव के 5 और दबंगों को भी आरोपी बनाया गया है। सिवान से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ जब्त किया है, जिसमें तहखाना बनाकर शराब की तस्करी हो रही थी। ट्रॉली में नीचे शराब और ऊपर लकड़ी लदा था। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर रोज नए नए पैतरा अपनाकर शराब की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। तो ट्रैक्टर की ट्रॉली से शराब जब्त की गई है। लकड़ी की आड़ में यह शराब की तस्करी की जा रही थी, जिस पर टीम की नजर पड़ी। ऊपर लकड़ी थी और नीचे शराब की बड़ी खेप छिपा करके यहाँ पर रखी गई थी। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की और शराब की भारी खेप जब्त की। जमुई के खैरा में जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो घर वालों ने उससे बंधक बना लिया और फिर रात के अंधेरे में प्रेमिका से जबरदस्ती शादी करवा दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के पहुंचने पर घर वालों से थोड़ी नोकझोंक भी हुई। सोशल मीडिया से दोनों को प्यार हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों पक्ष को शांत कराने में जुटी हुई है। वो इंस्टाग्राम से मेरा नंबर निकाल के कॉल किए थे। वो इंस्टाग्राम से तुम्हारा नंबर निकाल के तुमको कॉल की? हाँ, वो बोली थी कि आपसे हम प्यार करते हैं। क्या बोले? वो बोल रही थी हमको कि आपसे हम प्यार करते हैं, शादी करने के लिए चाहते हैं। तो हम बोले तेरा घर में राजी है? तो उसका घर में राजी हो गया। तो हम बोले मेरा घर में राजी नहीं। छिप के घर अले सब पकड़े रात के पकड़ के रख लिए, थाना वाला लो ओकरा पर भारी के घुरा दिलिए। चलिए हम लोग शादी करेंगे, गाँव में फैसला करेंगे, लेके जा रहे हैं। अब क्या करें हम लोग, कुछ नहीं। छपरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। नगर थाना के नेहरू चौक के पास एटीएम मशीन काटकर 8 लाख कैश की चोरी कर ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एटीएम में आग लग गई और लोगों ने बैंक के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने एटीएम मशीन से 8,15,000 चोरी होने की पुष्टि की है। नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि बैंक में गार्ड नहीं था, उसी वक्त ये घटना हुई। एटीएम विदाउट गार्ड हिटैची कंपनी का एसबीआई का एटीएम है। इसमें गार्ड की व्यवस्था नहीं है, 24 आवर खुला रहता है। घटना
2 बजे के आसपास घटी है। घटना घटने के बाद इसमें आग लग गया। गैस कटर से या किसी तरह से एटीएम मशीन को काट दिया है सब, और काटने के चलते उसमें आग लग गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को ईडी ने समन भेजा है। लैंडपोर्ट जॉब मामले में ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक बार फिर समन भेजा है। हाथ में कागज लेकर राबड़ी आवाज जाते ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने राबड़ी आवाज जाकर लालू परिवार को ईडी का समन सौंपा। पहले भी 2 बार ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा था, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है उस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिए, वो दिल्ली नहीं गए। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने खुले तौर पे मीडिया के समक्ष ये कहा था कि लोकसभा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा, ईडी के नोटिस को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे पहले भी ईडी की तरफ से समन भेजा गया था, लेकिन तब तेजस्वी यादव पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई है कि इस बार दोनों पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। आपको बताएं कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। बाद में आरोप लगा कि लालू प्रसाद ने ग्रुप डी में नौकरी के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवा ली। इस मामले की जांच सीबीआई ने की। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि भारतीय रेल के निर्धारित मापदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गई। नौकरी पाने वालों ने सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के जरिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बाजार रेट से काफी कम कीमत पर जमीन बेची या गिफ्ट कर दी। जमीन के बदले नौकरी के इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में है। इसके अलावा एके इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी भी संदेह के घेरे में है, जिसका संबंध अमित कात्याल नाम के व्यक्ति से है, जो लालू परिवार का नजदीकी बताया जाता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बेटे तेजस्वी यादव को कोर्ट से जमानत मिली हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों पर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को बड़ी नसीहत दी है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना छोड़ें और साल 2005 वाले फॉर्म में नीतीश कुमार वापस लौटें और एक अच्छे प्रशासक के तौर पर नजर आए। सुशील मोदी ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार लालू राबड़ी परिवार का बचाव करना बंद करें। वहीं सुशील मोदी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। महागठबंधन के नेताओं ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने सुशील मोदी के बयान का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश को नसीहत दी है। कभी 3C के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म। 2005 से जब से बिहार की बागडोर उन्होंने संभाली है, तब से क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता है। आज कतिपय कारणों से नीतीश कुमार बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ वापस ले गए हैं। लालू और उनके परिवार का पक्ष लेने का मतलब ही है कि बिहार को फिर से भय, अपराध और जंगल राज की तरफ वापस भेजना। बिहार का विकास रुक गया है नीतीश कुमार जी। आप जिन भी कारणों से इस रूप में हैं, इसे छोड़िए। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत है। यही बीजेपी के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी जब बीजेपी सरकार में थी तो नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, आरक्षण का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया, कुछ काम किया नहीं। और उल्टे सहयोगी जेडीयू को नीतीश कुमार जी के पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही थी। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जुड़े हैं, तब से सुशील मोदी जी बेरोजगार हो गए हैं। अब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वो झोला फैलाए, आंचल फैलाए बैठी हुई है कि कब उनके गोद में वो गिने। लेकिन ऐसा है कि उनको ये पता होना चाहिए कि महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है, कहीं कोई नहीं जाने वाला। इधर एलएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद के साथ जाकर नीतीश कुमार परेशान और बेचैन है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन बेमेल है। ऐसे में आरजेडी के लोग नीतीश कुमार को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए परेशान है और नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि राजनीति में कभी संभावना खत्म नहीं होती है। दोनों तरफ लालू जी हो या नीतीश जी हो,
नीतीश जी अंदर से काफ़ी परेशान है। आरजेडी से उनका रिश्ता बिल्कुल अननेचुरल रिश्ता है, इस कारण से परेशान है। आरजेडी के लोग उनको परेशान रोज करते भी हैं, तो इसलिए नीतीश जी की परेशानी है। और फिर उनके जो समर्थक लोग हैं नीतीश जी के, उनकी ओर से जो फीडबैक नीतीश जी को मिल रहा है वह भी इस संबंध के खिलाफ फीडबैक मिल रहा है। तो नीतीश जी अपनी जगह परेशान है और लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है। तो दोनों परेशान हैं, इसलिए इस तरह की स्थिति दिख रही है। लेकिन अब इसका क्या है सही में, यह तो वही लोग बता पाए। लगने के लिए कहिएगा तो संभावना राजनीति में हमेशा खुली रहती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करेंगे इसकी जानकारी हमको कैसे हो पाएगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा खेल होने की संभावना के बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू बड़े और छोटे भाई हैं, दोनों चुंबक की तरह सटे हैं। अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो नीतीश का वजूद खत्म हो जाएगा, वो लोगों की नजर में गिर जाएंगे। नीतीश कुमार मिट सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। जदयू में कुछ नहीं होने वाला है, बड़े भाई छोटे भाई की बात है। अब बड़ा भाई लालू यादव जी, छोटा भाई नीतीश कुमार, अब भतीजा तेजस्वी, इसको छोड़ने वाली बात नहीं है, एकदम चुंबक की तरह सट गया है। और जो मानसा आप लोग बना रहे हैं, कोई बना रहा है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं नीतीश कुमार, इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने छुट्टी से लौटकर कार्यभार संभाल लिया है। वे शनिवार को सुबह 10 बजे शिक्षा विभाग के कार्यालय जाएंगे। के पाठक जब छुट्टी पर गए थे तब भी सियासत हो रही थी, और जब के पाठक छुट्टी से लौट आए हैं तो एक बार राजनीतिक बयानबाजी फिर से शुरू हो रही है। ये बात सच है कि के पाठक जी किसी वजह से खफा थे, इस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यही खूबी है कि वो जानते हैं कि कौन आदमी कहाँ के लिए उपयुक्त है, और वो उस उपयुक्त आदमी का सही तरीके से इस्तेमाल भी जानते हैं। तो के पाठक जी वापस आ गए हैं फिर शिक्षा विभाग में। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी खबर है। जो शिक्षा और शिक्षा के प्रति वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, उसको प्रमुख सचिव शिक्षा के रूप में के पाठक जी बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं। आज वो पुनः छुट्टी के बाद पदभार ग्रहण किए हैं, ये स्वागत योग्य है। राजद के भ्रष्टाचार के चलते, राजद के जो शिक्षा पर अनीति है उसके चलते श्री पाठक जी ने उस विभाग को छोड़ना चाहते थे, जिसके चलते वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल के बाद वो पुनः ज्वाइन किया है, यह स्वागत जो कदम है। और अच्छे अधिकारियों को हरदम जो है आदर करना चाहिए। बिहार में कुछ लोगों को हर मुद्दे पर राजनीति करना पसंद है। सरकारी विभागों में भी कोई तब्दीली होती है, कोई चिट्ठी निकलती है तो उस पर भी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। के पाठक जी के विषय में भी बहुत तरह की बातें होती रही। आज सब कुछ सामने आ गया, फिर से अपने काम में लग चुके हैं, और उनकी पीठ तो लगातार मुख्यमंत्री जी ने भी थपथपाई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में विराजमान रामलला आज नब्बे मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। सुबह आरती और श्रृंगार के बाद पुजारी रामलला की प्रतिमा को भव्य मंदिर में पहुंचाएंगे। अब से थोड़ी देर में रामलला की पूजा अर्चना और बाल भोग के बाद रामलला भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान में विराजमान रामलला की प्रतिमा भी शामिल की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी विशेष पूजा होगी। सुबह शक्राधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास का आयोजन होगा। विराजमान रामलला भी भाइयों के साथ अनुष्ठान में शामिल होंगे, इसलिए रामलला का पट 22 जनवरी तक बंद रहेगा और श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो रामलला की तस्वीर गर्भगृह के अंदर से सामने आई। आज भी कई अनुष्ठान पूरे किए जाने हैं। आज बता दें कि सुबह आरती होगी, श्रृंगार के बाद पुजारी रामलला की प्रतिमा को भव्य मंदिर में पहुंचाएंगे और अब से थोड़ी देर में रामलला की पूजा अर्चना और बाल भोग के साथ रामलला भव्य मंदिर में स्थापित होंगे।
तो प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान में विराजमान रामलला की प्रतिमा भी शामिल की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई विशेष अनुष्ठान लगातार किए जा रहे हैं। तो रामलला गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। अब रामलला की एक कर कई तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। न्यूज़ 18 भी हर एक तस्वीरों को सबसे पहले आपको दिखा रहा है। अब एक और तस्वीर न्यूज़ 18 के पास आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब मूर्ति तैयार कर ली गई थी और रामलला की श्रृंगार करके देखा गया था। तो इस श्रृंगार के साथ ये भगवान की मूर्ति नजर आ रही है, रामलला की मूर्ति नजर आ रही है और अभी भी साज श्रृंगार और कई भव्यता जो है वो इस मूर्ति में दी जानी अभी बाकी है। तो दिव्य भव्य और काफ़ी आकर्षक रामलला की मूर्ति नजर आ रही है, मनमोहक मूर्ति नजर आ रही है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह है। खासकर उन कार सेवकों के लिए ये बड़ी सौगात है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, अपनी जान की बाजी लगा दी। इन्हीं लोगों में से एक है पटना के 65 साल के लल्लू शर्मा। लल्लू शर्मा कभी पटना नगर निगम पार्षद भी रह चुके हैं। कार सेवक के रूप में अयोध्या जाना और उसके बाद जेल की यातना सहना आज भी उनके जहन में जीवंत है। आज भी उनके सपने में राम जन्मभूमि आंदोलन की तस्वीर आती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। लल्लू शर्मा और उनकी पत्नी ने प्रण लिया है कि उनका पूरा परिवार अयोध्या जाएगा और रामलला के दर्शन करेगा। मिथिला को प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी दरभंगा में स्थापित होने वाले एक एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर आकाशवाणी दरभंगा में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चेन्नई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के 12 आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर और जम्मू एवं कश्मीर में 4 दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर का शिलान्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 kVA का FM दरभंगा आकाशवाणी को दिया, मिथिला को दिया। माननीय सांसद जी भी लगातार प्रयास कर रहे थे और आज उन्होंने चेन्नई से इसका शिलान्यास किया। और लगभग 9 करोड़ की लागत से यहाँ पर FM का काम होना है, जो आज़ादी से जब से यहाँ पर आकाशवाणी की स्थापना हुई थी आज तक यहाँ FM नहीं था। और लगातार मैंने विभागीय मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी से प्रयास करते रहे, उसमें हमको सफलता मिली। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो शिलान्यास किया है उसके लिए संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।